गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि अभी हाल ही में वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन ये कहां पर किया गया। तो आंसर होगा लियोन, फ्रांस में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वन हेल्थ समिट 2026 की, जिसका आयोजन अभी 5 से लेके 7 अप्रैल तक हुआ। कहां पर? लियोन, फ्रांस में। तो आप कह सकते हो ये एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय बैठक है जिसमें दुनिया भर के जो लीडर हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो संगठन हैं, वो आपस में मिलकर के स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी समस्याओं का हल ढूंढते हैं। तो ओवरऑल इस समिट का उद्देश्य क्या है? भविष्य की बीमारियों को पहले से रोकना, देशों के बीच मिलकर काम करना, विज्ञान के आधार पर सही फैसले लेना, उसके अलावा स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, खाना, फूड और पर्यावरण से जुड़े खतरों को कम करना। थीम भी रखी है वैसे, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें। यहाँ पे वन हेल्थ का क्या मतलब हो गया? तो इसका मतलब हो गया चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पर्यावरण हो, सबका जो स्वास्थ्य है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर जानवर बीमार होते हैं तो वो बीमारी इंसानों तक पहुंच जाती है, और पर्यावरण अगर खराब होगा तो इंसान और जानवर दोनों पर असर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए तीनों का स्वास्थ्य एक साथ देखना जरूरी है। तो यही वन हेल्थ का मतलब है। और फ्रांस में इस साल क्या हो रहा है? फ्रांस इस साल G7 समिट को होस्ट कर रहा है। अब समिट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन समिट्स में आपको रिवाइज कराता हूं। अभी जैव विविधता से संबंधित COP17 2026 में जो हुआ, ये होगा अभी कहां पर? आर्मेनिया के येरेवन में। क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो COP31 है, इसका आयोजन अभी तुर्की के अंटालिया में होगा। दूसरा इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस, ये अभी गांधीनगर, गुजरात में हुआ। उसके अलावा अभी जो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट हुआ था, नई दिल्ली में हुआ। भारतीय नियामक बोर्ड, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक ये मुंबई में हुई। और भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ भारत मंडपम, नई दिल्ली में। दूसरा वैश्विक बुद्ध सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। 7वां एशिया इकोनॉमिक डायलॉग समिट हुआ था, ये अभी कहां पर? पुणे में। चौथा विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन हुआ गोवा में। 25वां वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये कहां पर हुआ? अभी नई दिल्ली में। 2027 वाला AI समिट ये होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 2028 वाला AI समिट होगा UAE में। छठा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता, ये हुआ अभी बेंगलुरु में। और 23वां बायो एशिया समिट हुआ हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन IIC बेंगलुरु में हुआ। भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। उसके अलावा 11वां रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, जिसमें याद रखना चीफ गेस्ट थे फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब। और 37वें नंबर का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुआ बार्सिलोना, स्पेन में। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। शीत जल मत्स्य पालन, कोल्ड वाटर फिशरीज पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन श्रीनगर में हुआ। 12वां एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन 2026 हुआ भारत मंडपम, नई दिल्ली में। ब्लैक स्वान समिट हुआ भुवनेश्वर में, भारत में पहली बार हुआ ये। और पहला बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम 2026 ये भारत में हुआ। भारत में भी कहा? महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में। 13वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई, UAE में हुआ। और भारत 2026 में होने वाले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करेगा, कहां पर? नई दिल्ली में। विश्व जल दिवस सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। गौ टेक 2026 का आयोजन हुआ था पुणे में, जो कि एक तरह का गो आधारित वैश्विक शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था अभी कैमरून में। तो ये 2026 वाले सारे इंपॉर्टेंट समिट्स मैंने आपको रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 14 दिनों में साइकिल चलाकर एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो आंसर होगा दिव्या सिंह। तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है दिव्या सिंह, और अभी इन्होंने नेपाल की राजधानी काठमांडू से एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल चलाकर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने ये पूरा सफर 14 दिनों में तैयार किया, और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला बन गई है। मतलब उन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल चलाकर के सफर किया, जो कि बहुत मुश्किल माना जाता है। क्यों इतना मुश्किल होता है? क्योंकि जो रास्ते होते हैं वो पहाड़ी वाले होते हैं, बहुत खराब होते हैं, बहुत ठंड होती है, तेज हवाएं चलती है, और ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती जाती है, तो वहां पे सांस लेना भी मुश्किल होता है। रास्ते इतने खराब होते हैं कि कई बार साइकिल पे बैठ के नहीं बल्कि साइकिल को उठाकर चलना पड़ता है। लेकिन इन्होंने कर दिखाया। और आप देखते होंगे स्पोर्ट्स में, खास तौर पे स्पोर्ट्स में इस तरह के कई बार हम प्रश्न पढ़ते हैं कि हमें लगता है कि अंदर से फील आता है कि यार गजब, वाओ, लेकिन उस चीज को हम खुद में उतारें। आप स्टूडेंट हैं, आप इसको खुद में उतारें, तो आप देखेंगे कि अगर इंसान ठान ले तो भैया कुछ भी कर सकता है। और अभी देखो दिव्या सिंह ने यही कर दिखाया है, उन्होंने ठाना और कर दिखाया। इसमें पूरी मेहनत लगी है, इसमें उन्होंने पूरी हिम्मत दिखाई, पूरी मेहनत की है और विश्वास रखा है, और
उन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया। तो आपका भी सपना यही है, कोई ना कोई जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कई बार फेल भी हुए होंगे, लेकिन बस हिम्मत नहीं हारना है। बस 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी, निरंतरता, मेहनत आप करते ही होंगे, अपने ऊपर विश्वास रखना है और बस चलते जाना है। ये 3 चीजें तो आपके अंदर होनी ही चाहिए, अगर नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से 2-4 नाम मैं आपको और बताता हूँ। आपको याद रखना है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी थी वो थी बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला बनी थी, या विकलांग व्यक्ति बोल दें तो यह है अरुणिमा सिन्हा। इनके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। वैसे सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली? ज्योति रात्रे, 55 वर्ष इनकी आयु है। और सबसे कम उम्र में अगर बात करें, सबसे कम उम्र की भारतीय, तो वो थी काम्या कार्तिकेयन, 16 वर्ष की आयु में चढ़ाई की थी। एक ये नाम भी ध्यान रखना, छोंजिंग आंगमो, हिमाचल प्रदेश से हैं ये। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित पर्वतारोही बनी थी। दिखाई नहीं देता, लेकिन अपनी मंजिल को प्राप्त किया इन्होंने। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848.86 मीटर। ठीक है, सब ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी, जिसका नाम है विक्रमादित्य, ये कहां पर स्थापित की गई? तो आंसर होगा वाराणसी में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना। देखते हैं इसके बारे में। तो अभी उत्तर प्रदेश की ये पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी है, नाम है विक्रमादित्य। इसे अभी वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में लगाया गया है। यह सिर्फ सामान्य समय नहीं बताती, बल्कि भारतीय वैदिक समय पद्धति भी दिखाती है। मतलब इसमें एक दिन को 30 मुहूर्त में बांटा गया है, यानी कि सूर्योदय से लेकर के अगले दिन का जो सूर्योदय होगा, इस पूरे समय को इन्होंने 30 मुहूर्तों में बांटा है। जो दिन की शुरुआत होती है वो सूर्योदय से होती है। मतलब जो नॉर्मल जो हमारा घड़ी होता है, जो समय होता है, वो हम रात 12 बजे से मानते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जब सूर्योदय होगा तब से इस घड़ी की शुरुआत होगी। उसको हम 0.00 समय देंगे, मतलब वहीं से हमारा समय स्टार्ट होगा। और पूरे दिन को, मतलब अगले सूर्योदय तक पूरे समय को हमने 30 मुहूर्तों में बांट दिया। मतलब एक मुहूर्त 48 मिनट का है, 48 मिनट का। तो मतलब जब सुबह सूर्योदय होगा और शाम को सूर्यास्त हो जाएगा, तब तक पूरे 15 मुहूर्त हो चुके होंगे। और उस सूर्यास्त से लेके अगले सूर्योदय तक 15 मुहूर्त हो जाएंगे। तो टोटल 15 + 15 कितने हो गए? 30 मुहूर्त हो गए। तो ये घड़ी हमें क्या क्या बताएगी? शुभ मुहूर्त, नक्षत्र, ग्रहों की स्थिति, पंचांग, मौसम, तापमान, हवा, नमी, जो भी हो गया वो सब ये बताएगा। अच्छा, इसको बनाया किसने है? महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ ने इसको तैयार किया है। इसका उद्देश्य है प्राचीन भारतीय समय गणना प्रणाली को फिर से लोकप्रिय बनाना। अच्छा, इसी तरह की एक घड़ी वाला प्रश्न आपको याद दिलाता हूं। याद आएगा आपको कि भारत की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक उसका नाम है, उसका नाम भी विक्रमादित्य ही था। और ये भारत की पहली थी वैदिक घड़ी। इसको कहां पे स्थापित किया गया था? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ये 2024 की बात है। इसे 85 फीट ऊंचे टावर पर लगाया गया था। लेकिन आज जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की पहली कह करके हम प्रश्न पढ़ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की पहली है। अब इसी तरह से भारत में पहले से संबंधित, फर्स्ट टाइम इन इंडिया से संबंधित और क्या क्या प्रश्न हमारे बनते हैं न्यूज में, हम सारे रिवाइज करते हैं। देखो, हमने पढ़ा था देश की पहली खुले तौर पर क्वीर राज्यसभा सांसद कौन चुनी गई? तो मेनका गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल से हैं। भारत का पहला एम्फीबियस ड्रोन, जिसका नाम है अवतार, इसको लॉन्च किया किसने? किसने तैयार किया? एक्वा एयरएक्स ऑटोनॉमस सिस्टम बेंगलुरु की कंपनी है। एम्फीबियस मतलब जो पानी के अंदर भी चलेगा और बाहर भी। कोटक महिंद्रा बैंक ने देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस जारी किया है। कर्नाटक ने गोरीबिदानूर में अपनी तरह का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया था। और गोवा ये केरल के बाद बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य बना। डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट बना वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह तमिलनाडु में है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली स्थापित की जाएगी अमरावती आंध्र प्रदेश में। राजस्थान का अलवर जिला, यह भी भारत का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला बन गया है। भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? भारत टैक्सी है। बुजुर्गों के लिए बजट लाने वाला पहला राज्य बना केरल। बुजुर्गों के लिए अलग से आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य बना केरल। और एनएमडीसी लिमिटेड ने एक ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली ये भारत की पहली खनन कंपनी बन गई। भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के साबरमती में देश की पहली एलएनजी डीजल ड्वेल फ्यूल डेमो ट्रेन शुरू की। और दिल्ली विधानसभा ने विधान साथी एआई चैटबॉट को लॉन्च किया। इससे दिल्ली विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा बन गई जहां एआई का उपयोग विधायकों के
काम में होगा। बीपीसीएल ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम लॉन्च किया, गुरुग्राम में इसका नाम है भारत गैस इंस्टा एलपीजी। तो भारत में पहले से बनने वाले ये सभी करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो आंसर होगा तो लाम। तो अभी वियतनाम की नेशनल असेंबली ने अभी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव तो लाम को देश का नया राष्ट्रपति चुना है। उससे पहले यहाँ पे राष्ट्रपति थे लुआंग क्वांग। तो अब ये जो नए राष्ट्रपति बने हैं तो लाम 2026 से 2031 तक का इनका कार्यकाल रहेगा, शपथ ले ली इन्होंने। पहले मैं आपको वियतनाम ले चलता हूँ। गेरा मैप में वियतनाम, कैपिटल हनोई होती है, करेंसी है वीडोंग, प्रधानमंत्री फाम मिंचिंग और प्रेसिडेंट अब ये नए बन गए, तो लाम इनका नाम है, लुआंग क्वांग तो नहीं है। आपको याद होगा वियतनाम के साथ हम विनबैक्स एक्सरसाइज भी करते हैं, हमने इसी के साथ सहयोग हॉपटेक अभ्यास भी किया था। और एक वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन कंपनी है विनफास्ट, ये भारत में अपना पहला प्लांट शुरू करेगी। कहाँ पर? तमिलनाडु के थुथुकुडी में। और चलो कुछ अभी लेटेस्ट जिन भी देशों में अभी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने थे वो प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी गिनी देश के राष्ट्रपति मामाडी डोम्बोया बने, नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री रॉब जेटन बने, बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया, मोहताज खामेनेई को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बने और म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग बने थे। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में लॉन्च एक बुक है अ रोड वेल ट्रेवल्ड, ये किसकी आत्मकथा है, बायोग्राफी है? तो ये ऑटोबायोग्राफी है आर के राघवन की। और ये कौन है? ये पूर्व सीबीआई निदेशक और आईपीएस अधिकारी हैं आर के राघवन, और इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है अ रोड वेल ट्रेवल्ड। इसका भी अपडेटेड वर्जन अभी चेन्नई में फिर से लॉन्च किया गया है। तो इस आत्मकथा में उनके पुलिस करियर, सीबीआई प्रमुख के रूप में उनके कार्यकाल और बोफोर्स व गुजरात दंगों जैसे प्रमुख जांचों का विवरण दिया गया है। हमने कहा इसको फिर से लॉन्च किया गया अपडेटेड वर्जन, मतलब इसका जो मूल वर्जन है ना वो 2020 में लॉन्च हुआ था, और अभी इसका अपडेटेड वर्जन एक बार फिर से लॉन्च किया गया। नाम है अ रोड वेल ट्रेवल्ड, आर के राघवन का नाम याद रखना। कुछ और बुक्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। एक हमने पढ़ा था हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड, प्रेम प्रकाश ने लिखा है इसको। अटल बिहारी वाजपेयी, इसको लिखा है विजय गोयल ने, मतलब बुक का पूरा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन। द सेज वो री इमेजिन हिंदुइज्म, इसको लिखा डॉक्टर शशि थरूर ने। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर को धीरज काकड़िया ने, फॉर स्टार ऑफ डेस्टिनी को मनोज मुकुंद नरवणे, रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल नवीन कुंडू ने, आकाश इसको लिखा जी चंद्रमौली ने, करुणा द पावर ऑफ कंपेशन को कैलाश सत्यार्थी ने लिखा। और याद रखना इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है दिया सलाई। टाइड्स ऑफ टाइम को सुधा मूर्ति ने, सब पर राम तपस्वी राजा, इसको लिखा आशुतोष अग्निहोत्री ने। और वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशंस सिंबल को लिखा टीएम कृष्णा ने। ठीक है, ये सारी लेटेस्ट बुक्स मैंने आपको रिवाइज करा दी, अभी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत एटीएल सारथी, एटीएल मतलब होता है अटल टिंकरिंग लैब, तो एटीएल सारथी और मेंटोर इंडिया एकेडमी, इसको अभी कहां पर लॉन्च किया इन्होंने? तो आंसर होगा इसका तेलंगाना। तो जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो याद रखना अभी नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने अभी 4 अप्रैल को ही तेलंगाना में 2 नई इनिशिएटिव्स, 2 नई पहलों को शुरू किया है। एक का नाम है एटीएल सारथी और एक है मेंटोर इंडिया एकेडमी। तो अगर एक लाइन में मैं आपको बताऊं इसका उद्देश्य क्या है या इसका मतलब क्या है, तो सरकार चाहती है कि स्कूल के बच्चे सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ें बल्कि नई नई चीजें बनाएं, इनोवेट करें और अपने आइडियाज को असली प्रोजेक्ट में बदलें। तो यहाँ पे जो एक पहल है एटीएल सारथी, वो क्या है? ये एक निगरानी और सुधार करने वाला कार्यक्रम है। इसका काम होगा जो अटल टिंकरिंग लैब्स होगी उनको ग्रुप में बांटा जाएगा, उनके कामों को मॉनिटर किया जाएगा और अच्छे प्रदर्शन को बढ़ावा दिया जाएगा, संसाधनों को शेयर किया जाएगा। और जो दूसरी पहल है मेंटोर इंडिया एकेडमी, वो क्या है? ये मेंटर्स के लिए जो गाइड करने वाले लोग होते हैं उनको यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा ताकि वो बच्चों को सही तरीके से गाइड कर सकें। और एक और बात याद रखना, यहाँ पे वर्धमान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को इस काम का मुख्य संस्थान यानी कि नोडल एजेंसी बनाया गया है, यूँ ध्यान रखना। तो जो पूरा प्रोजेक्ट है उसकी अगर 2-4 शब्दों में आपको बताऊं कि ये है क्या, तो यहाँ पे क्या होगा, स्कूलों में बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा कि वो कुछ इनोवेशन करें, जो भी दिमाग में चल रहा है उसको प्रयोग करें। उसके अलावा कॉलेज और इंडस्ट्री उन्हें गाइड करे और यहाँ पे जो भी अच्छे आइडिया निकल करके आएंगे वो आगे बढ़ करके स्टार्टअप बने और देश इनोवेशन में आगे बढ़े। इस सब के पीछे की सोच है ये।
बाकी अटल इनोवेशन मिशन की अगर बात करते हैं तो इसे नीति आयोग ने ही शुरू किया था, जिसका उद्देश्य है देश में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ाना। और इसी के तहत स्कूल्स में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाती है, जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिकल्स करते हैं, कुछ नया इनोवेशन अगर उन्हें आता है तो वो वहाँ पे ट्राई करते हैं, सीखते हैं। और यहाँ पे बात नीति आयोग की हो रही है। नीति आयोग के बारे में जानते हैं। इसे योजना आयोग के स्थान पे लाया गया था 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष जो भारत के प्रधानमंत्री वही होते हैं, जो अभी नरेंद्र मोदी हैं। और उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। सीईओ अभी नहीं बनी है, एडिशनल चार्ज मिला है निधि छिब्बर को। नीति आयोग से बनने वाले कुछ और प्रश्न आपको रिवाइज कराए जाए तो नीति आयोग के महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। नीति आयोग ने अभी दूसरी बार जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 जारी किया था, उसमें टॉप पे उड़ीसा है। नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया? वीके पॉल। फ्रंटियर टेक हब, इसको भी लॉन्च किया नीति आयोग ने। उसके अलावा नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया राजीव गौबा को। नीति आयोग ने ट्रेड वॉच नाम से एक रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग के अनुसार भारत जो है जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। और नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में कौन सा जिला टॉप पे रहा? मिजोरम का हनहतियाल। पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स भी जारी किया नीति आयोग ने। वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल को लॉन्च किया इन्होंने। और नीति आयोग ने मिजोरम को भारत का जिंजर कैपिटल भी घोषित किया था। ठीक है, तो ये सारी बातें नीति आयोग से हमने रिवाइज कर ली है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य की कोन्याक जनजाति ने वसंत उत्सव ओले आग मोन्यू का आयोजन किया? तो आंसर होगा नागालैंड। तो इसे ओले आग मेन्यू बोल दो, या कई जगह लिखा हुआ है आउलेंग मोन्यू। तो एक तरह का ये वसंत त्योहार है, जिसे यहाँ की कोन्याक ट्राइब हर साल अप्रैल के महीने में मनाती है। इस बार 1 से लेकर 6 अप्रैल तक इन्होंने मनाया। ये जो कोन्याक ट्राइब है, ये यहाँ की एक फेमस जनजाति है नागालैंड की। तो ये उनका एक, आप कह सकते हो, नया साल होता है, न्यू ईयर के रूप में इसे मनाती है। और इस उत्सव को खेतों में बुवाई के बाद मनाया जाता है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो भगवान मानते हैं कहावांग को, उनसे अच्छी फसल की प्रार्थना करते हैं इस उत्सव में। तो ये जो त्योहार है लोगों में एकता और भाईचारा बढ़ाता है, साथ ही अपनी परंपरा और संस्कृति को बचाने में मदद करता है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना डिटेल में मैंने आपको बता दिया, आपको जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ याद रखो कौन सा त्योहार है और कहाँ पे मनाया जाता है और कौन सी जनजाति है। 3 बातें याद रखनी है आपको। बाकी कुछ फेस्टिवल्स आपको और रिवाइज करा दिए जाए। अट्टुकल पोंगल उत्सव अभी केरल में मनाया गया था, 10 दिनों तक चलता है। हट्टिर रसाला उत्सव महाराष्ट्र के जलाना शहर में मनाया गया। जनजातीय कला महोत्सव 2026 नई दिल्ली। जल महोत्सव 2026 अभियान चला गुजरात में। आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव आदि पर्व 2026 मनाया गया छत्तीसगढ़ में। और पंचू डोला उत्सव उड़ीसा में। चापचारकुट महोत्सव मिजोरम में मिजो जनजाति के द्वारा। भारत जनजाति महोत्सव मनाया गया नई दिल्ली में। सरहुल महोत्सव झारखंड में। माधवपुर घेड़ मेला का आयोजन हुआ अभी गुजरात में। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में क्रोएशिया की मशहूर एथलीट जिनका नाम है ब्लैंका व्लासिक, इनको किस इवेंट के लिए इंटरनेशनल एम्बेसडर बनाया गया है? तो आंसर होगा TCS वर्ल्ड 10K बंगलुरु रेस 2026। तो एक तो ये याद रखना, क्रोएशिया की मशहूर एथलीट हैं ब्लैंका व्लासिक, और इन्हीं को अभी TCS वर्ल्ड 10K बंगलुरु 2026 के लिए इंटरनेशनल एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, बनाया गया है। ये जो दौड़ है, एक तरह की दौड़ है, ये 10 किलोमीटर की दौड़ होती है। ये अभी 26 अप्रैल को शुरू होगी। और ब्लैंका व्लासिक के बारे में मैंने आपको बताया, ये दुनिया की टॉप हाई जंप ऊंची कूद की खिलाड़ी है। बीजिंग ओलंपिक 2008 में सिल्वर जीता था इन्होंने। रियो ओलंपिक 2016 में ब्रोंज जीत चुकी है। उनकी जो बेस्ट जंप है वो 2.08 मीटर की है, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है इसमें। अच्छा, इनका काम क्या होगा? इनको हमने इंटरनेशनल एम्बेसडर बना दिया भैया। काम क्या होगा? तो अब ये दुनिया भर के लोगों को इस दौड़ में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करेंगी, फिटनेस और रनिंग को बढ़ावा देंगी, और जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको मोटिवेट करेंगी। बाकी ये जो रेस है TCS वर्ल्ड 10K बंगलुरु, ये 10 किलोमीटर की एक दौड़ है, हर साल बंगलुरु में होती है ये। और इसमें दुनिया भर के तेज धावक, जो भी आम आदमी है जिनको भी दौड़ना पसंद है, वो सब इसमें हिस्सा लेते हैं। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। ठीक है, अब एक तरह से एम्बेसडर वाला प्रश्न है। कुछ एम्बेसडर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ जो भी सब न्यूज में रहे थे। पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर बनी। हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा बनी। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत ने होस्ट किया था, भारत श्रीलंका ने, भारत ने जीता। और इसमें टूर्नामेंट एम्बेसडर बने थे रोहित शर्मा। 28वां एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल बने। SBI जनरल इंश्योरेंस के पंकज त्रिपाठी। सिटी यूनियन बैंक के रविंद्र जडेजा। यूनिक्लो
का भारत में ब्रांड एम्बेसडर बनाया जसप्रीत बुमराह को, जापान का एक फैशन क्लोथिंग ब्रांड है। और अभी भीम पेमेंट ऐप के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने थे। ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, इसको अभी उड़ीसा सरकार ने या मोहन चरण मांझी की सरकार ने अभी इसको मंजूरी दे दी है। तो ये एक सरकारी योजना है जिसमें गरीब और जरूरतमंद लोगों को जो भी राशन उनको मिलता है उसके अलावा एक्स्ट्रा चावल इसमें दिया जाएगा। हर व्यक्ति को हर महीने 5 किलो एक्स्ट्रा चावल मिलेगा। जो भी उनको राशन मिलता है उसके अलावा है, ये एक्स्ट्रा है। कब से शुरू होगी? मंजूरी मिल गई है लेकिन ये शुरू होगी 2026-27 से। और इसके लिए सरकार जो खर्च करेगी वो हर साल लगभग 8,813 करोड़ रुपए खर्च करेगी, यानी कि महीने का करीब 734 करोड़ रुपए। अब ये योजनाओं वाला प्रश्न है तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं ही आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक हमने पढ़ा था रानी दुर्गावती योजना, छत्तीसगढ़ ने इसको शुरू किया। इसमें बच्चियों को 18 साल पूरे होने पर, जो भी वहां पे बच्ची का जन्म होगा, जब वो 18 साल की हो जाएगी तो उन्हें 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। मेरी रसोई योजना पंजाब ने शुरू की है, गरीब परिवारों को पोषण युक्त खाद्य किट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री स्कूल स्कीम हरियाणा में शुरू हुई। आंध्र प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण, उन्होंने राज्य में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए, निपटने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान शुरू किया। सड़क दुर्घटना के बाद तुरंत मेडिकल मदद और कैशलेस इलाज के लिए भारत सरकार ने भी प्रधानमंत्री राहत योजना शुरू की थी। तो इसमें दुर्घटना के पीड़ितों को 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। अभी केरल सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की। महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल की घोषणा की केरल ने। लखपति बिटिया योजना दिल्ली सरकार ने शुरू की। इसमें बिटिया के जन्म पे 56,000 रुपये दिल्ली सरकार जमा करेगी और जब वो 21 साल की हो जाएगी तो लगभग ब्याज वगैरह करके 1,20,000 रुपये मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना पंजाब ने शुरू की। महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री सहायक गोदाम योजना, इसे सुरभि गोदाम योजना भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। दिव्यांग शक्ति योजना भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी। दिव्यांगों को फ्री में बस यात्रा इसमें कराई जाएगी। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? तो आंसर होगा रायसेन में। तो रायसेन मध्य प्रदेश में होने वाला उन्नत कृषि महोत्सव 2026 ये किसानों के लिए एक बड़ा कृषि मेला है, जहां किसानों को नई खेती की तकनीक और सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। कहां पर होगा आयोजन? मध्य प्रदेश के रायसेन में। अभी 11 अप्रैल को शुरू होगा, 13 अप्रैल तक चलेगा। और इसे हमारे जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्हीं की पहल पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें मुख्य अतिथि होंगे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो इस मेले का आयोजन करने का उद्देश्य की बात करें तो किसानों की आमदनी बढ़ाना, खेतों को आसान और आधुनिक बनाना, किसानों को सीधे बाजार से जोड़ना, बिचौलियों को हटाना, यही इसका मकसद है। तो मेले में क्या क्या मिलेगा भैया? तो नई कृषि की जो मशीनें होती है, जो उपकरण होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। ड्रोन से खेती कैसे करें ये सब सिखाया जाएगा, दिखाया जाएगा। और बेहतर जो अच्छे बीज होते हैं, जो खाद होते हैं, उनकी जानकारी दी जाएगी। विशेषज्ञों से सीधा मार्गदर्शन मिलेगा। तो मतलब किसानों के लिए ही है, तो उन्हीं से संबंधित जो भी चीजें होंगी वो सब यहाँ पर दिखाई जाएंगी। ठीक है, तो आयोजन कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश के रायसेन में। यह है उन्नत कृषि महोत्सव 2026। बाकी ये थे आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इनकी पीडीएफ और जो क्विज है वो आपको मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पे? अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा था कि अभी पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा था कि अभी पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो गया। भैया लंबाई बताओ इसकी। 1506 किलोमीटर लंबाई है इसकी। फिर अगले प्रश्न में आपसे पूछा वित्त वर्ष 2026 में कार्गो हैंडलिंग में सबसे जो शीर्ष बंदरगाह है वो कौन सा रहा? तो दीनदयाल पोर्ट या कांडला पोर्ट बोल दो। फिर अगले प्रश्न में आपसे पूछा कि अभी अप्रैल 2026 में स्टारलिंक इंडिया के साथ समझौता करने वाला नवीनतम राज्य या तीसरा राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर जाएगा मेघालय। फिर आपसे पूछा कि अभी एक बुक आई है सब पर राम तपस्वी राजा, इसको लिखा है आशुतोष अग्निहोत्री ने। फिर पूछा रूपा बायर ताइक्वांडो में दुनिया की 5वीं रैंक पर पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई है, इनका संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। फिर पूछा वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। फिर पूछा अभी चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा होम बाउंड। और फिर आपसे पूछा था
कि नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण में किस राज्य ने देश में पहला स्थान हासिल किया? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। फिर पूछा विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026 में कौन सा देश पदक तालिका में टॉप पे रहा? तो आंसर होगा भारत। और फिर आखिरी प्रश्न पूछा था किस हाईकोर्ट ने कोर्ट के फैसलों में एआई पर रोक लगाई है? तो आंसर होगा गुजरात। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा दुबई में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।